अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड माय ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू द यूजीए ऑफिशियल पोर्टल। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले मेरे बच्चे, मेरे बेटे मेरी बेटियां बखैर वाफियत होंगे और अपने इस वक्त को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, बिकॉज बाय एवरी पासिंग डे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एग्ज़ाम्स। और इस बार एग्ज़ाम्स की नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी पिछले साल से। जब आप मैट्रिक में थे, द थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट नाउ। और इस बार सिलेबस भी फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली ज़्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ईयर में डील कर रहा हूँ। हम लोगों ने मोर देन 70% ऑफ द बुक कवर कर लिया हुआ है। वी हैव गॉट 3 चैप्टर्स लेफ्ट आउट ऑफ 11। वी हैव डन 8 चैप्टर्स। वी आर ऑन द 8 चैप्टर। मज़ीद 4 से 5 लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। 8 चैप्टर वाज द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ द बुक। और अब मज़ीद और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 चैप्टर्स लगेंगे, 5 या 6 लेक्चर्स लगेंगे हमारे इस चैप्टर के लिए। तो मेरी आपसे फिर से यही एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली गेट अटैच्ड विद द बुक्स के साथ जुड़े रहें, तवज्जो के साथ काम करते रहें, ताकि आप सब लोगों के लिए आगे के जो मरहले हैं, आगे के जो एग्ज़ाम्स का टाइम है, वो आसान हो जाए। आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ़ यू हैव जॉइन द क्लासेस। बहुत सारे बच्चों ने अभी क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं इवनिंग के अंदर, और बहुत सारे बच्चे भी कॉलेजेस का वेट कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए। कॉलेजेस के एडमिशन्स के प्रोसेस में हैं यकीनन, और वो भी 1 या 2 हफ्ते तक ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी अपनी ही बात कही थी कि अगर आप अभी तक साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक तमाम के तमाम लेक्चर्स सुन रहे हैं मेरे, तो बिलीव मी यू आर इनक्रेडिबल। आप एक आम बच्चे नहीं हैं, आप इनक्रेडिबल हैं। तो इसका फ़ायदा आपको बाकी बच्चों से यकीनन ज़्यादा होगा कि जब आप क्लासेस की तरफ, फ़िज़िकल क्लासेस की तरफ आएंगे, या फ़िज़िकल क्लासेस की तरफ आ चुके हैं जहाँ पे सिलेबस 0 से शुरू हो रहा है, यू हैव समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट। आपका इंटेलेक्ट, आपका इंस्टिंक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लीजिए फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब नंबर 8 पे बात कर रहे थे, मैंने पिछली क्लास में एक बड़े ही ड्राई, एक बड़े ही खुश्क टॉपिक के ऊपर बात की थी, दैट वाज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इंटरफेरेंस की 2 टाइप्स को पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने कहा था कि जहाँ पे आउटपुट आएगी और आउटपुट बढ़ जाएगी, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद होगा। And we have defined the constructive interference where the path difference is integral. Path difference delta s के साथ 1 lambda, 2 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 0 lambda, -1, -2, -5 आता है, उसे कहते हैं कि वो constructive interference है। Where the path difference is the integral multiple of wavelength, and the interference is called as constructive interference। जब 2 वेव्स इस तरह मिलें कि उनके दरमियान पाथ डिफरेंस फ्रैक्शनल मल्टीपल हो, 1/2 लैम्डा, -1/2 लैम्डा, 4 1/2 लैम्डा, जब भी उनके दरमियान फ्रैक्शनल मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल होगा, उस सिचुएशन में जो इंटरफेरेंस हमारे पास आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी दोनों वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगी। ये पॉइंट हमारा लास्ट टाइम क्लियर हो गया था। आज एक नई चीज़ को डिस्कस करने, दैट इज़ बीट्स। बीट्स का वर्ड, यस आई नो यू आर फेमिलियर विद द वर्ड बीट्स। बीट्स की वर्ड से तकरीबन तमाम बच्चे, आजकल की जनरेशन के म्यूज़िक के दौर के बच्चे, बीट्स के वर्ड से फेमिलियर है। वी नो द वर्ड बीट्स फ्रॉम सो मैनी थिंग्स। म्यूज़िक में बीट्स इस्तेमाल होती हैं, गाने की बीट कहते हैं जैसे, यानी गाने का वो म्यूज़िक जो, जुमला गौर से सुनिएगा, गाने का वो म्यूज़िक का पार्ट जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो। यानी हर गाने में एक म्यूज़िक, एक कोड, एक म्यूज़िक इस तरह का होता है जो कि अपने आप को हर थोड़ी देर के बाद रिपीट करता है। यानी ऐसी मेलोडियस साउंड जो अपने आप को हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट करती चली जाए, सेट ऑफ साउंड विच रिपीट इटसेल्फ। इसी तरह बीट्स के स्पीकर्स भी मौजूद है, बड़े मशहूर हेडफोन्स जो म्यूज़िक का शौक़ रखने वाले हैं और पैसे भी खर्च करने वाले हैं, वो यकीनन 4-5-7 हज़ार रुपये के बीट्स के हेडफोन उन्होंने ख़रीदे होते हैं, ब्लूटूथ वाले। सो बीट्स असल में है क्या चीज़?
इसको डिफाइन करते हैं। पहले बीट्स की मैं बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। बीट्स क्या होती है? बीट्स सुपरपोजिशन की टाइप है। सुपरपोजिशन तो दो बोले तो दो वेव्स का आपस में मिलना। सो व्हाट इज मेंट बाय बीट्स? व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज, बल्कि टू वेव्स हैविंग, पहले कंडीशन रख लेते हैं, टू वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम in same direction having same frequency, having different frequency, having slightly different frequency superimposed together टू फॉर्म, क्या करती हैं? टू फॉर्म बीट्स। लीजिए फिर बीट्स के ऊपर बात आ गई। बीट्स कब बनेंगी? बीट्स बनेंगी कि जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, मगर शर्त ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब वो आपस में मिलेंगी तो बीट्स का फिनोमेना होगा। अब बीट्स होती क्या है? बीट्स कहते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रेपिटेटिव ऑफ सिमिलर साउंड। एक साउंड का हर थोड़ी देर के बाद बार बार रिपीट करना। मिसाल के तौर पे इसकी बड़ी मज़े की एग्जांपल देता हूँ बीट्स की। मच्छर, अजीब सी एग्जांपल आ गई। मच्छर के दो पर होते हैं, अब वो दोनों पर वाइब्रेट कर रहा है, दोनों परों में से साउंड निकल रही है, एक पर में से भी साउंड निकली, दूसरा पर वाइब्रेट कर रहा है, उसमें से भी साउंड निकल रही है। तो जब वो दोनों पर इकट्ठे वाइब्रेट करवाना शुरू करता है, अगर दोनों परों की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो, यानी ये पर थोड़ा तेज़ वाइब्रेट कर रहा है, ये पर थोड़ा स्लो वाइब्रेट कर रहा है, तो वो जो मच्छर आपके कान के पास आता है तो कैसी आवाज़ आती है? निकाल के दिखाऊं? ये जो अब तो मच्छर नहीं पास आते, पहले ज़मानों में तो बहुत ज़्यादा पास आया करते थे। तो ये जो साउंड में रेपिटेशन है, दिस इज़ कॉल्ड बीट। दिस इज़ द बीट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटोज म्यूज़िक की ये बीट है। पॉइंट समझ रहे हैं? ये जो दो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से साउंड में बार बार रेपिटेशन आती है, इसे बीट कहते हैं। अब मज़े की बात ये है कि बीट्स कितनी ऑडिबल हैं। अब इसकी मैं आपको बड़ी मज़े की एग्जांपल देता हूँ, बीट्स कितनी ऑडिबल हैं। याद रखिएगा सवाल। इस सवाल को समझने से पहले मुझे एक सवाल और समझाना पड़ेगा। एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स का। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स? फ्रीक्वेंसी बोले तो कि एक सेकंड में कितनी दफ़ा बीट प्रोड्यूस होगी, कितनी दफ़ा साउंड अपने आप को रिपीट करेगी, यानी हाउ मेनी बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। चलिए मैं बीट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट की डेफिनेशन लिखवाता हूँ, किताब में नहीं लिखी हुई। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 second is called फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। ये बीट्स की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी कि दो साउंड्स इकट्ठी बज रही हैं, एक की फ्रीक्वेंसी ए है, एक की फ्रीक्वेंसी बी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइड सा डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से ये साउंड कितनी बार रिपीट होगी, इसे कहते हैं नंबर ऑफ बीट्स। एंड दैट नंबर ऑफ बीट्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज़ गिवन बाय द फार्मूला नंबर ऑफ बीट्स या बीट्स फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन 1 second जिसे बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये बीट्स फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या? बीट्स frequency is given by the formula FA minus FB। दोनों की फ्रीक्वेंसी का स्लाइड से डिफरेंस ले लें, उसे बीट्स फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास लेट्स से
जो मॉस्किटो है उसका एक पर वाइब्रेट कर रहा है 400 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ। एक थोड़ा सा ज़रा पर के ऊपर पानी का कतरा पड़ा हुआ है, पर ज़रा भारी है, वो वाइब्रेट नहीं कर पा रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी है 395 हर्ट्ज़। एक 400 पे वाइब्रेट कर रहा है, एक 395 हर्ट्ज़ पे वाइब्रेट कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी टाइम्स बीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड? फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट क्या होगी? 400 माइनस 395, 400 माइनस 395, you will get 5 beats per second. The frequency of beats will get 5. ये पॉइंट समझ गए हो बच्चों? ये पॉइंट समझ में आता है? अब मैंने सवाल थोड़ी देर पहले आप लोगों से किया था, ऑडिबल सुनने के काबिल कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी? हाउ मेनी बीट्स आर ऑडिबल? आइए जी इस बात के ऊपर, ऑडिबल बीट्स। मैं चाहता हूँ ज़रा ये पॉइंट आप तक पहुँचा दूँ। ऑडिबल बीट्स क्या होती हैं बच्चा लोग? ऑडिबल बीट से मुराद है ये बीट्स कितनी सुनी जा सकती हैं। अब मैं कॉन्सेप्चुअल बात करने लगा हूँ, अगर तो आप तक पहुँच जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना पहुँचे तो उससे ज़रा वीडियो को दोबारा सुन के देखिएगा। हमारे जो कान हैं वो सुनाई देने में कैसे मदद करते हैं? जब आवाज़ हमारे कानों में जाती है, हमारे कान के पर्दे को, जिसे एयर ड्रम कहते हैं, वाइब्रेट करवाती है। अब जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, बड़ी अहम बात है, तवज्जो के साथ सुननी है, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं उसका असर हमारे कान के पर्दे पे 0.1 सेकंड्स तक रहता है। बड़ी अहम बात है, यानी जो मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज आपके कान में जा रहे हैं वो आपके कान के पर्दे को 0.1 सेकंड्स तक वाइब्रेट करवाएंगे। यानी कि हमारे कान का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ ह्यूमन एयर, एयर जो है दैट इज़ 0.1 सेकंड्स। कम से कम 0.1 सेकंड्स के लिए हमारे कान के पर्दे पे उसका असर रहेगा। अब सुनिएगा बड़ी अहम बात, अभी मैंने एक जुमला बोला, आपके कान में गया, आपके कान के पर्दे ने वाइब्रेट करना शुरू किया, अभी 0.1 सेकंड पूरा नहीं हुआ और एक और नई साउंड आ गई। अब 0.1 सेकंड से पहले ही दूसरी साउंड आ गई। अभी वो कान का पर्दा पिछली साउंड पे वाइब्रेट कर रहा था कि जब नई साउंड आएगी कान के पर्दे को पता ही नहीं चलेगा, कान का पर्दा डिटेक्ट नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा द लीस्ट काउंट ऑफ ह्यूमन एयर इज़ 0.1 सेकंड। यानी अगर 0.1 सेकंड से भी कम टाइम में कोई दूसरी साउंड आ जाएगी तो कान को पता नहीं चलेगा। इसीलिए दूसरे वर्ड को सुनने के लिए ज़रूरी है कि अगर तो पहली साउंड आई है तो दूसरी साउंड 0.1 सेकंड्स के बाद आए, ताकि पहली साउंड की वजह से जो कान पे इफ़ेक्ट हुआ वो ख़त्म हो जाए। पॉइंट समझ रहे हैं? तो हम चाहते हैं कि अगली साउंड जो है वो 0.1 सेकंड के बाद आए। तो ख़ुद सोचिए कि फिर 1 सेकंड में कितनी साउंड आनी चाहिए कान में? यानी 1 सेकंड में कितने 0.1 सेकंड्स होते हैं? 10। पॉइंट समझ रहे हैं? 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 इस तरह 10 दफ़ा ऐड करें तो 1 सेकंड बनता है। यानी कि हम अपने कान के लीस्ट काउंट की वजह से सिर्फ 1 सेकंड में 10 साउंड सुन सकते हैं। 1 सेकंड में 10 साउंड्स का मतलब है 10 बीट्स। अगर तो बीट 10 से कम या 10 हैं 1 सेकंड में, नंबर ऑफ बीट्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट 10 के इक्वल 1 सेकंड में, तो ऑडिबल है, तो हम उसे सुन सकते हैं, अदरवाइज़ हम सुन ही नहीं पाएंगे। लो जी, जो फिर इसी बिना पे बात आ गई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की। लीस्ट काउंट ऑफ ह्यूमन एयर इज़ 0.1 सेकंड। इसी बुनियाद पर डिफाइन करने लगा हूँ नंबर ऑफ बीट्स ऑडिबल इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ बीट्स ऑडिबल बोले तो सुनी जा सकती हैं इन 1 सेकंड इज़ 10। याद रखिएगा इसी बात पे कि अगर हमारा कान जो है वो 0.1 सेकंड तक किसी भी साउंड का असर अपने ऊपर रखता है तो 1 सेकंड में सिर्फ 10 आवाज़ें सुनने के काबिल है। 10 आवाज़ें मतलब 10 बीट्स सुनने के काबिल है, इससे ज़्यादा बीट्स नहीं सुन सकता। तो याद रखिएगा, अगर तो ये जो नंबर है, इसी के ऊपर लिखता हूँ आगे, अगर तो ये जो नंबर है बीट्स फ्रीक्वेंसी का,
एफ ए माइनस एफ बी, अगर ये तो यहाँ इक्वल्स टू या लेस देन 10 निकले तो ये ऑडिबल है, तो ये सुना जा सकता है। अगर तो ये ग्रेटर देन 10 हो जाए, 10 से बड़ा हो जाए, तो फिर सुनने के काबिल नहीं रहेगा। नंबर ऑफ़ बीट्स अगर 10 से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये सुनी नहीं जा सकती। इसकी एग्जांपल मैं आपको भी देता हूँ। एक ट्यूनिंग फॉर्क का तो यकीनन आपको पता, नहीं भी पता तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ऐसे एक यू शेप फॉर्क है, यानी कांटे में से उसकी दरमियान वाली टांग निकाल दें तो बेचारा जो बचेगा गरीब से कांटा, वो ये ट्यूनिंग फॉर्क कहलाएगा। ठीक है, ये है ट्यूनिंग फॉर्क। अब एक ट्यूनिंग फॉर्क की इस साइड को मैंने हिट किया और ये वाली प्रॉन्ग कहते हैं इसे, ये प्रॉन्ग, ये टांग ऐसे वाइब्रेट होनी शुरू हो गई। लेट्स से इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज़, 400 हर्ट्ज़, और एक और ट्यूनिंग फॉर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 420 हर्ट्ज़। कितनी बीट्स सुनाई देंगी आपको? जुमला बड़ा अहम है। हाउ मेनी बीट्स कैन बी हर्ड? अब एक फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, तवज्जो चाहता हूँ, एफ ए है मेरे पास 420 हर्ट्ज़ और दूसरी है मेरे पास 400 हर्ट्ज़। सवाल ये है ऑडिबल बीट्स कितनी होंगी, कितनी बीट्स सुन सकूँगा? तो पहले तो फाइंड आउट करें ना नंबर ऑफ़ बीट्स कितनी है। नंबर ऑफ बीट्स कितनी पैदा होंगी? नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी, दैट इज इक्वल टू 420 माइनस 400, यू विल गेट 20 बीट्स। तो आपके पास कितनी बीट्स पैदा होंगी? 20। तो 20 बीट्स पैदा होंगी, मगर सुनाई देंगी क्या? क्योंकि मैंने तो सवाल पूछा था सुनाई कितनी देंगी। सुनाई उस सूरत में देंगी जब ये लेस देन या इक्वल टू 10 हो, मगर ये तो 20 हैं, 10 से ज़्यादा हैं। सो इस केस में नो बीट इज हर्ड, हमारे कान को कोई बीट सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कान की ऑडिबल बीट की रेंज से ज़्यादा है। ऑडिबल बीट जो है दैट इज़ जस्ट 10। होप्स हो कि ये पॉइंट आपको समझ में है, इस पॉइंट तक आप पहुंच गए मेरे साथ हैं। अब यहाँ से आपको एक आगे लेके चलता हूँ। एक बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स? क्योंकि जगह मेरे पास ख़त्म हो चुकी है तो मुझे यहाँ पे गुजारना पड़ेगा। एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स की जनाब एप्लीकेशंस क्या है? अब यहाँ पे सवाल बदल के भी आ सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बीट्स भी आ सकता है। तो मैं अपने बच्चों के आसानी के लिए ना यहाँ पे यूजेस की हेडिंग भी डाल देता हूँ, तो परेशान नहीं होना। सो सवाल दोनों तरह से पूछा जा सकता है, बीट्स की एप्लीकेशन क्या है या बीट्स के यूजेस क्या हैं। तो लिखवाता हूँ आपको, शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बीट्स लिख लें या लिख लें व्हाट आर द यूजेस ऑफ बीट्स। सबसे पहला यूज़ है इन कंपोजिंग अ म्यूजिकल साउंड, कंपोजिंग अ म्यूजिकल साउंड। कोई भी म्यूजिकल साउंड पैदा करने के लिए बीट्स इस्तेमाल की जाती हैं, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन भी यहाँ पे लिखवा देता हूँ, अभी सबको बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ पहले लिखवा रहा हूँ। दूसरा फंक्शन है ट्यूनिंग अप ट्यूनिंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये वाली जो मैंने एप्लीकेशन लिखवाई ट्यूनिंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप मेरे सुनने वालों में से किसी के पास गिटार है तो शायद ये वाली एग्जांपल आपको समझाए बगैर ही समझ में आ जाए, अगर आपके पास गिटार मौजूद है तो। अगर नहीं भी मौजूद तो फिर मैं समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दो एग्जांपल्स हो गई। तीसरी एग्जांपल के दो यूजेस हो गए। तीसरा यूज़ है, तीसरा फंक्शन है फाइंडिंग एन अननोन फ्रीक्वेंसी।
एक गुमशुदा या अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए भी बीट्स इस्तेमाल होती हैं। तो आप इनके ये 3 यूजेस लिख सकते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ बीट्स? बीट्स के क्या इस्तेमाल हैं? पहला इस्तेमाल है कि इट कैन बी यूज टू कंपोज अ म्यूज़िकल साउंड, यानी जितने भी आजकल के आप गाने देख लें, जितने भी गाने सुन लें, उन गानों के म्यूज़िक इस तरह के होते हैं कि आपकी गर्दन खुद ब खुद ऐसे से हिलना शुरू हो जाती है ना, आप खुद ऐसे से होना शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज साउंड इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। अ मेलोडियस साउंड इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। बीट्स अपने आप को बार बार रिपीट करें। हम कहते हैं इस गाने की बीट बहुत अच्छी है, इस गाने की बीट बहुत आला, और आप खुद ब खुद झूमना शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी म्यूज़िकल साउंड को कंपोज करने के लिए बीट्स रिक्वायर है, बीट्स डाली जाती हैं उसमें गाने को इफेक्टिव बनाने के लिए। दूसरा, ट्यूनिंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इसको ज़रा समझ लें, इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मुझे लिखवाना है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बीट्स ट्यून करने के लिए कैसे इस्तेमाल होती हैं? अगर आप में से किसी के पास गिटार है, कोई गिटार का शौकीन है, अगर आप में से किसी के पास गिटार नहीं है, तो आपके किसी कज़न, किसी जानने वाले दोस्त, रिश्तेदार, भाई के पास अगर गिटार है, तो मेरी बात आपने बड़ी यकीनन गौर से सुनी होगी या देखी होगी, एक्सपीरियंस की होगी। क्या कि जब वो आपका कज़न, दोस्त या भाई अपने गिटार को ट्यून करने लगता है। हाँ, अब ट्यून से क्या मुराद है? गिटार के देखो 4 या 6 तारें होती हैं। अब हर तार की एक स्पेसिफिक साउंड है, हर तार की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। मिसाल के तौर पे वो जो गिटार की तारों में से सबसे नीचे वाली तार होती है, इतना तो यकीनन सबको पता होगा, वो सबसे बारीक होती है। उससे ऊपर वाली तार उससे थोड़ी सी मोटी, उससे ऊपर वाली थोड़ी सी उससे मोटी, और सबसे वाली उससे ज़्यादा मोटी। ऐसे करके गिटार की कुछ तारें होती हैं। अब मिसाल के तौर पर जो सबसे नीचे वाली तार है, जब उसे से प्लग करके देखेगा और उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, जो गिटार बजाने वाला गिटार का मास्टर है, गिटार का अच्छा एक्सपर्ट है, वो ये कहेगा कि यार इसकी वो आवाज़ नहीं जो होती है, असल में इसकी साउंड जो एग्जैक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, यानी कुल लोचा है। अब वो तार गिटार के ऊपर अगर आप देखें, एक गिटार की बड़ी साइड होती है, गिटार की पतली साइड होती है, यहाँ पे कुछ नट्स लगे होते हैं, नट्स, स्क्रूज लगे होते हैं। वो स्क्रूज हर तार को टाइट करने के लिए होते हैं। वो अब स्क्रू को घुमा के चेक करेगा इस तार के लिए कि यार क्या तार लूज़ है या टाइट है। अब तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी अहम बात है। अब वो उस गिटार की तार को, सबसे बारीक वाली तार को ट्यून करने के लिए अपने मोबाइल को सामने निकाल के रखेगा। उसके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है जो गिटार की तारों को ट्यून करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? जब वो मोबाइल सामने निकाल के रखेगा, मोबाइल में फंक्शन डालेगा कि भाई अब मैंने सबसे बारीक तार को ट्यून करना है। अब वो जो सबसे बारीक तार को प्रेस करेगा, दबाएगा या उसे बजाएगा, प्लग करेगा, सामने मोबाइल पे देखेगा बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं कि नहीं। अगर तो उसके गिटार की तार की फ्रीक्वेंसी मोबाइल में मौजूद सॉफ्टवेयर की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गई तो बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो याद रख लें, अगर डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ना हो तो बीट्स प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि बीट्स की कंडीशन है हैविंग स्लाइट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो जब उसके गिटार की फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगी, देन नो बीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड ही विल से लो भाई अब मेरा गिटार ट्यून हो चुका है, गिटार ठीक है। जब तक बीट्स प्रोड्यूस होती रहेंगी तब तक गिटार ट्यून नहीं हुआ। यहाँ तो वो स्क्रू टाइट करके चेक करेगा यार बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ट्यून नहीं हुई, या लूज़ करके चेक करेगा अभी भी बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, गिटार ट्यून नहीं होता। जब तक बीट्स प्रोड्यूस होती रहेंगी गिटार ट्यून नहीं होगा। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखें बीट्स के टॉपिक पे अपनी किताब पे, जब बीट्स का जो अगला पेज है उस पेज पे क्वेश्चन लिखें। आई डू नॉट हैव बुक राइट नाउ, तो यू जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अपने खुद ब खुद अपने आप से एक सवाल लिखें वहाँ पे। जल्दी से मेरा बच्चा सवाल ये लिखिए, व्हाट आर द how beats are useful in tuning a musical instrument? अब मैं सवाल आपके सामने लिख देता हूँ। सवाल है हाउ
beats are useful in tuning a म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। बीट्स एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने में कैसे मददगार साबित होती हैं, तो बीट्स के टॉपिक से अगले पेज के ऊपर, इस साइड वाले पेज के ऊपर एक सवाल आएगा, एक एग्जाम्पल आएगी येलो कलर की। उस येलो कलर वाली एग्जाम्पल से ऊपर वाला पैराग्राफ है। बीट्स आर हेल्पफुल इन ट्यूनिंग अ वाइड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाइड यानी तार वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने में इस्तेमाल होता है। बाय बीटिंग अ नोट अगेंस्ट अ नॉन फ्रीक्वेंसी, इफ बीट्स आर प्रोड्यूस्ड इट कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी बाय टाइटनिंग और लूजिंग द नट। सो दिस इज द पैराग्राफ रिटन ऑन इट। तो ये तो दो मैंने आपको एप्लीकेशन समझा दी। अब एक एप्लीकेशन मैं आपको और समझाऊँ, फिर आगे मूव ऑन करूँगा। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ फाइंडिंग अ नॉन फ्रीक्वेंसी। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मुझे पता हो कि नंबर ऑफ़ बीट्स कितनी पैदा हो रही हैं, बीट्स फ्रीक्वेंसी मुझे पता हो और एक की फ्रीक्वेंसी मुझे पता हो, तो दूसरे की मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि यार जब इन दो चीज़ों को इकट्ठे बजाता हूँ ना, तो 5 बीट्स प्रोड्यूस होती हैं और बीट फ्रीक्वेंसी है 10, बीट फ्रीक्वेंसी है 5 बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। इन दोनों को इकट्ठे बजाने से 5 बीट्स प्रोड्यूस होती हैं और एक की फ्रीक्वेंसी है 300। तो अगर ये 300 है, ये 5 है, तो ये कैसे फाइंड आउट करूँगा? इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, तो एफ बी इज इक्वल टू 300 माइनस 5 295। सिंपल सी बात होगी। तो अगर तो मुझे दो बीट्स में से दोनों की नंबर ऑफ़ बीट्स पता हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी में से एक की फ्रीक्वेंसी पता हो, तो दूसरे की ऑटोमेटिकली फाइंड आउट की जा सकती है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। होप सो कि ये बात आपको समझ आई है। अब इससे आगे चलता हूँ एक और पॉइंट की तरफ। बस आज उसकी डेफिनेशन करके बात को वाइंड अप करेंगे। स्टेशनरी वेव्स आर ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव्स। आपको याद होगा जब मैंने वेव की टाइप्स पढ़ाई थी, तब मैंने कहा था प्रोपागेशन के लिहाज से वेव्स की 2 टाइप्स हैं। एक को प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, ऐसी वेव जो कि एक पॉइंट से पैदा हो और चलती चलती दूसरे पॉइंट तक आए। तो दूसरी टाइप थी स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का एक और नाम मैंने लिखवाया था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव। रुकी हुई, खड़ी हुई वेव्स जो मूव ना करें, उन्हें स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अब ये स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तवज्जो चाहता हूँ ज़रा देखिएगा गौर से। अगर दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, 2 वेव्स ट्रैवलिंग in opposite direction में ट्रेवल कर रही हैं, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सुपर इम्पोज टुगेदर, आपस में मिलने से सुपर इम्पोज टुगेदर टू फॉर्म क्या बनाती हैं? स्टेशनरी वेव। मैं इसकी एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए कि एक वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है इन द फॉलोइंग डायरेक्शन, इस सिमत में, और सामने से एक और वेव आ रही है लाइक दिस। इस वेव की डायरेक्शन ये है। जब ये वेव इसके साथ इसके ऊपर आएगी, इससे मिलेगी, व्हाट विल हैपन? फिर क्या होगा? फिर वही होगा जिसका डर था।
देखिए ज़रा, उस सूरत में ये वेव थी पहली, इसके साथ मिलेगी जो दूसरी वो इस तरह से मिलेगी, इसके क्रेस्ट पे दूसरी वाली का ट्रफ फॉल करेगा, इसके ट्रफ पे दूसरी वाली का क्रेस्ट फॉल करेगा, लाइक दिस। दे विल एंड अप मीटिंग लाइक दिस, इस तरह से मिलेंगी। क्रेस्ट ट्रफ को कैंसिल कर देगा, ट्रफ क्रेस्ट को कैंसिल कर देगा और महसूस कुछ यूँ होगा। अच्छा बच्चों, ये स्टेशनरी वेव्स के हवाले से ना सिर्फ यही कीजिएगा जो मैं करवाऊँगा, बुक पे देखेंगे तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगी। ट्रफ क्रेस्ट को कैंसिल कर देगा, इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ को कैंसिल कर देगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड यू विल गेट नथिंग, और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यू विल गेट ज़ीरो आउटपुट। ऐसा लगेगा जैसे वेव है ही नहीं, क्योंकि दोनों वेव्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब अगर इस वेव को आप क्लोजली देखें तो इस वेव के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लेट्स डिस्कस फ्यू पार्ट्स ऑफ दिस वेव। अगर आप इस वेव के कुछ पार्ट्स को करीब से देखें तो इस वेव पे एक ऐसा पार्ट है, इस वेव पे एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो रहती है, यानी जो पार्ट जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। ये पार्ट लेट से मैं इसको नाम देता हूँ, ये है ए बी सी पार्ट। ए बी सी पार्ट को देखिए, यहाँ पे हमेशा ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनमें फासला नहीं है। इन पार्ट्स को लिहाजा नोड कहते हैं। व्हाट इज़ नोड? लेट्स डिफाइन नोड। वो स्टेशनरी वेव के वो हिस्से जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो है, जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ पे नोड्स, वो हिस्से जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो रहेगी, ऑलवेज ज़ीरो रहेगी, उन्हें नोड बोलेंगे। तो लिहाजा ए ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, सी भी एक नोड है। फिर देखिए कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पे ये फासला हमेशा मैक्सिमम है। लेट्स से ए डैश बी डैश, फासला मैक्सिमम है, मैक्सिमम ओपन है ये। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स। एंटी नोड्स क्या होते हैं? जहाँ पे स्टेशनरी वेव्स के वो हिस्से जहाँ पे फासला हमेशा मैक्सिमम रहे। सो मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूँ। व्हाट इज एंटी नोड? वेयर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिमेन्स मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एज एंटी नोड। अब याद रखिएगा कितने लूप्स बन रहे हैं, ये एक लूप, ये दूसरा लूप। दो लूप्स जब आपस में मिलते हैं, दो लूप्स की लंबाई के इक्वल एक वेव होती है स्टेशनरी। यानी यहाँ से ए से लेके सी तक का जो फासला है, दैट इज़ द वन वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव। सो ये स्टेशनरी वेव के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन बना करते हैं। व्हाट आर नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड्स और एंटी नोड्स क्या होता है? बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, लिख लें कहीं पे। डिफाइन नोड एंड एंटी नोड, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो डिफरेंस क्या है जी? नोड इज़ द पॉइंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। जैसे ए बी सी लिख देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये डायग्राम ड्रॉ करके ए बी और सी, ये तीन पॉइंट्स नोड है। एंटी नोड वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम, उन्हें एंटी नोड कहते हैं। पॉइंट्स हैं ए डैश और बी डैश। इंशाल्लाह फिर स्टेशनरी वेव्स के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ अगली किस्त में। तब तक के लिए अपने ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, चीज़ों के साथ इन टच रहें। मुझे इजाज़त है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।